28 अप्रैल 2003 को राजस्थान में अजमेर जिले के सावर पुलिस स्टेशन में शाम के समय 5:15 में किसी अनजान व्यक्ति ने फ़ोन किया। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबराया था। उसने पुलिस को बताया कि जसवंतपुरा गांव के बाहरी इलाके में बनास नदी के किनारे पर एक कटा हुआ सिर पड़ा है जो पूरी तरह से जला हुआ है। जब तक पुलिस फ़ोन करने वाले व्यक्ति का नाम पता पूछती उससे पहले उसने फ़ोन कट कर दिया। लेकिन सूचना मिलते ही सावर पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने तुरंत अपनी टीम के साथ बनास नदी के किनारे पर पहुंचते हैं और जब उन्होंने सूखे तल पर पिलर नंबर 11 के पास जाकर देखा तो वहां पर वास्तव में एक जला और कटा हुआ सर पड़ा था। वहां पर उन्हें एक प्लास्टिक का थैला भी मिला, उस पर भी खून लगा हुआ था। अभी पुलिस जांच कर ही रही थी तभी अचानक से पुलिस को देखकर कुछ स्थानीय लोग भागते हुए बदहवस हालत में वहां पहुंचते हैं और पुलिस को बताया कि गांव के बाहरी बजरंग नाम के व्यक्ति के कुएं में एक गठरी तैर रही है, जिसकी वजह से कुएं में बहुत बदबू आ रही है। और वहीं पुलिस के पास खून से सने कुछ कपड़े भी पड़े हुए हैं। पुलिस ने तुरंत उस कुएं की ओर दौड़ते हैं और रास्ते में बनास नदी से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पुलिया के नीचे सावर पुलिस को एक शर्ट, तकिया, टेबल का कवर और 2 प्लास्टिक के कट्टे मिलते हैं। वो सब खून से सने हुए होते हैं। इसके बाद पुलिस जसवंतपुरा गांव के बाहरी बजरंग नाम व्यक्ति के कुएं पर पहुंचती है। उस कुएं में गठरी तैरती हुई दिखाई दे रही थी। उसे रस्सी में लोहे का हुक बांधकर ग्रामीण की मदद से बाहर निकाला गया। लेकिन जैसे ही उस गठरी को खोला गया तो उस गठरी के अंदर का दृश्य देखकर पुलिस वालों के भी होश खराब हो गए। उस गठरी के अंदर एक व्यक्ति की नग्न लाश थी। वो लाश को जगह जगह से जलाई हुई थी। उसका सर भी काटा हुआ था। उसकी आंतें बाहर निकली पड़ी थी, जिसकी वजह से उस लाश में बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। अब यह बात तो साफ हो चुकी थी कि कातिल ने किसी व्यक्ति का कत्ल करके उसकी पहचान छिपाने के लिए शव को काटकर फिर उसे जलाकर अलग अलग जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने लाश के सर और धड़ को सावर हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवा दिया। वहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। इधर पुलिस उस व्यक्ति की पहचान करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उस शव की पहचान नहीं हो पा रही थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि मृतक की बाईं आंख के नीचे एक स्टील का तार लगा हुआ है, यानी उसकी पहले भी कोई मेजर सर्जरी हुई थी। उसी सर्जरी के दौरान यह तार लगाई गई होगी। लेकिन पुलिस को नहीं पता था कि आगे चलकर यह स्टील का तार उनके लिए इसी केस को इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाएगा। शव की शनाख्त न होने पर कुछ समय के बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जहां एक तरफ पुलिस के लिए यह सिरकटी लाश अनसुलझी पहेली बनी हुई थी, वहीं दूसरी ओर किशनगढ़ शहर में रहने वाले एक बड़े मार्बल कारोबारी भवानी शंकर शर्मा अचानक लापता हो गए। भवानी शंकर शर्मा पिछले कई दिनों से अपने गोडाउन पर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण मजबूरी में उनकी जगह उनकी पत्नी निधि शर्मा को वह मार्बल गोडाउन पर आना पड़ रहा था। भवानी शर्मा और निधि के 2 बच्चे भी थे। भवानी शंकर किशनगढ़ के रहने वाला व्यक्ति था। शादी के कुछ साल बाद ही वह अपने माता पिता से अलग अपने पत्नी और बच्चों के साथ किशनगढ़ में दूसरे फ्लैट में रहने लगा था। पत्नी के प्रेशर के बाद वह माता पिता से अलग तो रहने लगा, लेकिन भवानी शंकर हर रोज़ अपने माता पिता से फ़ोन पर बात करता था, उनका हालचाल पूछता था, वहीं अक्सर उनसे मिलने भी चला जाता था। लेकिन अब अचानक दुर्गा प्रसाद के अपने बेटे भवानी शंकर से बातचीत होना बंद हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने भवानी शंकर के बारे में कुछ पता भी नहीं चल पा रहा था। 25 अप्रैल 2003 को भवानी शंकर ने आखिरी बार अपने माता पिता से मिलने आया था। उसी दिन वापस अपने घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को यह बताने के लिए भी फ़ोन किया था कि वह ठीक ठाक घर पहुंच गया है। लेकिन इस फ़ोन के बाद ना तो भवानी अपने माता पिता के घर आया और ना ही फिर कभी उसने माँ बाप को फ़ोन भी किया। इसके बीच दुर्गा प्रसाद को पता चला कि आजकल मार्बल गोडाउन में उनके बेटे की जगह उनकी पत्नी निधि जा रही है। इस बात से वह और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया। यह सब सुनते ही दुर्गा प्रसाद को बेटे की चिंता होने लगी थी। उन्होंने पहले अपने बेटे भवानी शंकर के घर पर फ़ोन लगाया तो वहाँ पे पता चला कि निधि शर्मा गोडाउन में जा चुकी है। इसके बाद उन्होंने निधि को गोडाउन में फ़ोन लगाया और उसे भवानी के बारे में पूछा। इस पर निधि ने ससुर दुर्गा प्रसाद से कहा कि आप गोडाउन में आ जाओ, लेकिन घर पर मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए खाली नहीं बैठी हूँ।
दुर्गा प्रसाद को अपनी बहू से इससे ज़्यादा कोई उम्मीद भी नहीं थी। ना तो वह निधि के घर गया और ना ही गोडाउन पर गए। इसके बाद दुर्गा प्रसाद ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर भवानी शंकर को बहुत तलाशा, लेकिन फिर भी भवानी शंकर का पता नहीं चल पाया। और निधि शर्मा, जिसे भवानी शंकर के बारे में शायद कुछ पता हो सकता था कि वह कहाँ है, मगर उसने चुप्पी साध रखी थी। वह किसी को कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वह अपने पति भवानी शंकर को ढूंढ नहीं रही थी, बस वह अपने ससुराल वालों की मदद नहीं मांगना चाहती थी। इसी बीच 4 मई 2003 को दुर्गा प्रसाद अपने घर पर बैठे चाय पीते हुए अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अखबार के पन्ने पलटा तो हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर गिर गया। उन्होंने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। आखिर उन्होंने अखबार में ऐसा क्या देख लिया जिसे पढ़कर उनकी हालत खराब हो गई। दरअसल उस अखबार में लिखा था कि सावर पुलिस स्टेशन को एक व्यक्ति का जला हुआ सर मिला है, जिसकी बाईं आंख के नीचे स्टील का तार लगा हुआ था। साथ ही मृतक की दाहिनी कलाई पर एक मोली का धागा भी बंधा हुआ है। इतना पढ़ते ही दुर्गा प्रसाद को यह आभास होने लगा था कि शायद उनका बेटे को कुछ ना कुछ हुआ है। उन्हें लग रहा था कि शायद यह शव उनके बेटे भवानी शंकर का ही है। यह ख्याल आते ही दुर्गा प्रसाद के हाथ पांव सूने हो गए। दरअसल भवानी शंकर को कुछ साल पहले ही एक एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में भवानी के बाएं गाल की हड्डी टूट गई थी, जिसके बाद दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में उसकी एक सर्जरी के दौरान भवानी शंकर को भी उसी तरह से तार लगाया गया था। यह खबर पढ़ते ही दुर्गा प्रसाद ने तुरंत अपने तीनों बेटों, दामाद और भवानी शंकर की पत्नी निधि को फ़ोन किया और उन्हें भी अखबार में छिपी इस खबर की जानकारी दी। साथ ही दुर्गा प्रसाद ने उन सभी को पुलिस स्टेशन चलने के लिए तुरंत अपने घर पहुंचने को कहा। उनके बुलाने पर सब रिश्तेदार आ गए, लेकिन भवानी शंकर की पत्नी निधि नहीं आई। ऐसे में उसे उसके घर से पिकअप किया गया। निधि ने उनके साथ चलने से पहले अपने घर के सभी कमरों को लॉक किया और उनकी चाबियां साथ लेकर पुलिस स्टेशन चली गई थी। जब परिवार के सभी लोग सावर पुलिस स्टेशन पहुंचे तो दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे भवानी शंकर शर्मा पिछले 8 दिन से लापता हैं। दुर्गा प्रसाद ने पुलिस वालों को अखबार में छपी उस खबर और स्टील वाले तार के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने उस लाश को देखने की भी मांग की। पुलिस ने बताया कि वह लाश पूरी तरह से गल चुकी थी, इसलिए हमें उस शव को पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन हमने उसके पास से मिले कपड़े और कुछ सामान को संभाल कर रख लिया था। वो सामान हम आपको दिखा देते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने खून से सना कपड़ा का वह थैला निधि और दुर्गा प्रसाद के सामने रखा तो निधि उस थैले को खोलने से पहले ही जोर से चिल्लाने लगी। यह कपड़े उसके पति भवानी शंकर के ही हैं। एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने निधि को यह हरकत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले और ज़्यादा पुख्ता सबूत चाहते थे। दुर्गा प्रसाद ने खून से सनी शर्ट को देखकर कहा कि यह कपड़े भवानी शंकर के ही हैं। निधि ने भी पुलिस को बताया कि यह शर्ट उसके पति भवानी शंकर की ही है और खून से सना तकिया का कवर और चद्दर भी उनके ही कपड़े हैं। लेकिन पुलिस की नज़रों में सिर्फ निधि के कहने पर वह शर्ट और बैग भवानी शंकर के नहीं हो जाते। यानी इससे यह साबित नहीं होता कि जो लाश पुलिस ने जलाई वह भवानी शंकर की ही थी। पुलिस को तो कोई ठोस सबूत चाहिए था। इस पर दुर्गा प्रसाद ने पुलिस को बताया कि आपने जो स्टील का तार मिला था वह स्टील का तार भी उनके बेटे भवानी शंकर को ही लगाया गया था, क्योंकि इस घटना से 11 साल पहले जब उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके दाई गाल की हड्डी टूट गई थी। दुर्गा प्रसाद ने अपने बेटे को दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल लेकर गए थे। वहां पर डॉक्टर शिव शंकर साहा ने सर्जरी के दौरान उस तार को भवानी शंकर की गाल की हड्डी को माथे की हड्डी से जोड़ा था। लेकिन पुलिस वाले दुर्गा प्रसाद के इस बात पर भी विश्वास करने को तैयार नहीं थे। इस बात को कंफर्म करने के लिए एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने दुर्गा प्रसाद से नंबर लेकर सर गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर शाह से फ़ोन पर बात की। डॉक्टर शाह ने पुलिस को बताया कि हाँ, आज से करीब 11 साल पहले उन्होंने यह स्टील का तार भवानी शंकर को सर्जरी के दौरान लगाया था। साथ ही डॉक्टर शाह ने पुलिस को यह भी बताया कि इस तरह की स्टील की तार लगाने के लिए वह देश में एकमात्र ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि पूरे राजस्थान में उन्हें अब तक मात्र 3 लोगों को ही सर्जरी करके ऐसा स्टील का तार लगाया था। डॉक्टर शाह ने पुलिस को उन 3 पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी भी दे दी थी, जिससे पुलिस का काम अब बहुत आसान हो गया था। इसके बाद पुलिस ने भवानी शंकर के अलावा एक बाकी के दोनों पेशेंट के बारे में पता लगाया तो वह दोनों जिंदा थे। यानी अब यह बात साफ हो चुकी थी कि
यह लाश भवानी शंकर की ही थी। सबसे बड़ा सवाल आखिर यह था कि भवानी शंकर का कत्ल किसने किया और क्यों किया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सबसे पहले पुलिस के शक निधि पर गया, लेकिन फिर पुलिस को लगा कि भवानी शंकर लंबे चौड़े कद का इंसान था, जबकि निधि उसके सामने बिल्कुल छोटे से कद की थी। तो भवानी शंकर को कैसे मार सकती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि निधि अपने पति को इतनी बेरहमी से क्यों मारेगी, क्योंकि उनके तो 2 बच्चे भी थे। इसके बाद पुलिस ने भवानी शंकर और निधि उन दोनों के परिवारों को एक साथ बिठाकर उनसे पूछताछ शुरू की, तो दोनों परिवार के लोगों ने एक दूसरे पर ही उंगलियां उठानी शुरू कर दी। मृतक भवानी शंकर की पत्नी निधि ने तो यह तक कह दिया था कि उसके ससुराल वाले यानी भवानी शंकर के माता पिता और भाई उसके पति भवानी शंकर की प्रॉपर्टी और कारोबार को हड़पना चाहते थे। जब पुलिस ने भवानी शंकर के परिवार वालों से पूछताछ की तो उन्होंने पुलिस को बताया कि भवानी शंकर और निधि शर्मा की शादीशुदा जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं था। वह दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। निधि भवानी शंकर पर बहुत ज़्यादा शक करती थी और उसे अपने माता पिता के पास भी नहीं जाने देती थी, यानी उनसे मिलने भी नहीं देती थी। भवानी शंकर के परिवार वालों ने पुलिस को यह भी बताया कि निधि का भाई और उसके परिवार वाले उन दोनों की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही दखल देते थे। पुलिस को यह भी पता चला कि निधि का भाई यानी भवानी शंकर का साला उसे फ़ोन पर धमकी देता रहता था कि जीजा जी, तुम मेरी बहन के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। इन सब बातों से पुलिस का शक अब सीधा निधि और उसके परिवार वालों पर गहरा होने लगा था। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले निधि के भाई को उठाकर पुलिस स्टेशन लाते हैं और उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं, मगर वह पुलिस के एक भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे रहा था। लेकिन जब पुलिस ने निधि के सामने उसके भाई से कड़ाई से पूछताछ करी तो भाई की शक्ति होते हुए देखकर निधि जल्दी ही टूट गई। फिर निधि ने पुलिस को बताया कि उसे सुनकर पुलिस वालों का दिल दहल गया। निधि ने बताया कि उसने ही अपने पति भवानी शंकर का कत्ल किया है और जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो निधि ने पुलिस को बताया कि उसे शक था कि पति भवानी शंकर आशियाँ करते हैं। वह फ्लाइट से मुंबई और दिल्ली की नाइट क्लब में भी जाते थे। निधि को इस बात का भी शक था कि भवानी शंकर की कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी थे। निधि सिर्फ शक करती थी, उसके पास कोई सबूत नहीं था। साथ ही उसे यह भी डर था कि भवानी शंकर अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कहीं भवानी शंकर अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपना बिजनेस अपने परिवार वालों को ही ना सौंप। निधि यह सारी बातें अपने भाई और माँ बाप के साथ भी शेयर करती, लेकिन फिर एक दिन अचानक से उससे अपने पति भवानी शंकर को मारने का खतरनाक प्लान बनाया। निधि ने बताया कि उसने अपने ड्राइवर और भवानी शंकर के दोस्त अशोक वैष्णव के साथ मिलकर घर के अंदर ही अपने पति की हत्या कर दी। निधि ने भवानी शंकर के दोस्त अशोक को कुछ रुपए और गाड़ी देने का लालच देकर उसे भी शामिल कर, बस इसी लालच में आकर अशोक ने उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद जब भवानी शंकर शाम को अपने गोडाउन से घर वापस आया तो निधि ने सबसे पहले भवानी शंकर के जूस में नींद की गोलियां मिलाकर उसे जूस पिला दिया। भवानी शंकर बेहोश हो गया। निधि ने अशोक को आवाज़ लगाई। अशोक अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर आया था। उसने भवानी का सर और धड़ अलग कर दिया, जिससे खून आने लगा। उन्होंने वह खून कैन में इकट्ठा कर एक प्लास्टिक के कैन में इकट्ठा कर लिया। उससे भी उनका दिल नहीं भरा। वह उसकी बॉडी को नीचे बेसमेंट में ले गए। वहाँ उन्होंने जलाने की कोशिश की, लेकिन भवानी शंकर की बॉडी पूरी तरह से जली नहीं थी। इसके बाद वह दोनों भवानी शंकर के सर को छत पर लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने भवानी शंकर के सर को गैस बर्नर पर रखकर उसे पूरी तरह से जला दिया, जिसके बाद उन्होंने पूरा विश्वास हो गया था कि अब कोई भी उस सर को पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद वह लोग भवानी शंकर के शव और खून से सने उस कपड़ों को गाड़ी में रखकर जंगल की ओर निकल गए। जिस कुल्हाड़ी से भवानी शंकर का कत्ल किया गया था, उन्होंने उस कुल्हाड़ी को एक बबूल के पेड़ के नीचे फेंक दिया था। रात के करीब 2 बज चुके थे। अशोक और निधि भवानी शंकर की लाश को इधर उधर लेकर भटक रहे थे, क्योंकि उनका प्लान यह था कि वह लोग भवानी की लाश को बनास नदी में फेंक देंगे। लेकिन जब वो लोग बनास नदी के पास पहुंचे तो अचानक अशोक को गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी का सायरन की आवाज़ सुनाई दी। तो वह पुलिस की गाड़ी उनकी तरफ ही बढ़ रही थी, जिसे देखकर निधि और अशोक बुरी तरह से घबरा गए थे। तो वह लोग भवानी शंकर की लाश को छोड़कर भागने वाले, लेकिन तभी उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। जल्दी जल्दी में उन्होंने भवानी शंकर के धड़ को उस कुएं में फेंक दिया। फिर थोड़ी दूर पर ही उन्होंने उसके कपड़े फेंक दिए और सबसे आखिर में उन्होंने उसके सर को फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने भवानी शंकर के शरीर से निकले हुए खून से भरे कैन को हाड़ूदी नामक जगह पर गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया और वापस किशनगढ़ लौट गए। अगले दिन सुबह निधि के घर पर काम करने वाली एक महिला को बुलाकर सफाई करवाई। उसी दौरान काम करने वाली महिला ने फर्श पर खून लगे धब्बे देखकर निधि से पूछा तो निधि ने बताया कि यह कलर के निशान है। इधर जब पुलिस मौका वारदात यानी भवानी शंकर के घर पर जांच करने के लिए पहुंची तो वहां पर पुलिस को भवानी शंकर की लिखी एक डायरी मिलती है। दरअसल भवानी शंकर को डायरी लिखने का भी शौक था, लेकिन उस डायरी में जो लिखा था उसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसलिए भवानी की इस दुख भरी जिंदगी को बहुत ध्यान से सुनकर, दरअसल भवानी भले ही एक बड़ा बिजनेसमैन था,
लेकिन वह अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं था, क्योंकि जब पुलिस ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि भवानी की पत्नी निधि उसे एक बार नहीं बल्कि बार-बार मारती थी। भवानी शंकर की डायरी में निधि को लेकर कई खुलासे किए। 15 मई सन 2002 पेज नंबर 134 पर भवानी ने लिखा था कि सुबह से ही निधि तलाक के लिए जोर दे रही है। मैंने उसे मना किया तो वह अपने घर जाने लग गई। मैंने उससे रोकने के लिए कोशिश की तो उसने मुझ पर पलटवार भी किया। मैंने उसे दिखाने के लिए कोर्ट के नंबर लिए और फ़ोन भी लगाया। मुझे पता था कि कोर्ट में दोपहर 1 बजे तक ही काम होता है, इसलिए मैंने जानबूझकर टाइम ज़ाया किया। फिर दोपहर में 1 बजे हम दोनों कोर्ट पर पहुंचे, तब कोर्ट बंद हो गया था। उसने वकील के पास चलने की जिद की तो हम वकील के पास और तलाक के पेपर रेडी करने को कहा। वकील ने हम दोनों को बहुत समझाया। इसके बाद भी निधि गुस्से में मोटरसाइकिल से जयपुर के लिए रवाना हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद मैं घर पहुंचता तो मुझे पता चला कि उसने बाहर चाय बनाने वाली महिला को कहा है कि मेरे दोनों बच्चों को घर के अंदर बंद करके बाहर से गेट लगा देना। इसके बाद वह रात को 11 बजे घर लौटती है। और इसके बाद 20 मई सन 2002 को पेज नंबर 139 पर भवानी ने लिखा कि निधि मुझे पूछा कि मैं उसे बुरे व्यवहार और स्वभाव के बारे में उसके घर वालों को क्यों बताया। उसने मुझे कहा कि तुम मेरे इमेज ख़राब कर रहे हो। उसी दिन भवानी ने यह भी लिखा था कि उसने मुझे धमकी दी, या तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूँ और अपने सारे स्टाफ को बाहर निकाल दूँ, नहीं तो वो मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज करवाएगी। इसके बाद 4 जून 2002 को पेज नंबर 155 पर भवानी ने अपना दर्द यूँ बयान किया था कि भवानी ने लिखा कि मुझे डर है कि मुझे खाने में जहर दिया जा रहा है। पता नहीं वह मेरे यह सब सबूत देख के पुलिस ने निधि को गिरफ्तार कर लिया और 2004 में निधि को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। उसके दोनों बच्चों की कस्टडी उसके दादा दादी को सौंप दी गई। अब सन 2024 में निधि बाहर आ चुकी है और ये केस फिर से हो रहा है। निधि कह रही है कि उसे उसके पति की प्रॉपर्टी चाहिए, बट उसकी प्रॉपर्टी भवानी शंकर की प्रॉपर्टी उसके बच्चों के नाम लग गई और निधि अभी अपने बच्चों से केस लड़ रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।